हमारे बानी चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमारी रसाई नहीं होने दे रही है ये इंस्टॉल्ड रजीम और ये हाइब्रिड सिस्टम। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये जनाब ख़वातीनो ज़ात के आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी स्पीच की और उसकी स्पीच के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ और मैंने रिप्लाई भी देना था और बजट के हवाले से भी बात करनी थी। और हस्बे मामूल पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार थी और स्पीकर कौमी असम्बली भी उनसे मिला हुआ था और उन्होंने शोर शराबा किया। मैं पहली बार देख रहा था कि एक कन्फ्यूजन है हुकूमत के रैंक्स में या रजीम के रैंक्स में और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैंक्स में, उनकी सफ़ों में। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपोजिशन है या वो हुकूमत है, वो कहाँ पे है, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, यानी कि उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि वो कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, बिलावल ज़रदारी की मैं जो स्पीच सुन रहा था कि हम एक दिन इधर गए तो एक दिन इधर गए, तो वो एक नॉवल है 90 डेज अराउंड द वर्ल्ड, 90 दिन दुनिया की सैर। बिलावल और उसके लोगों ने इन दिनों में सिर्फ सैर सपाटा की है। मुझे बता दें कि उनकी एक भी कोई कामयाबी, एक भी चीज़, हर जगह पे उनको रसवाई, फेलियर, कहीं पे उनकी कोई ख़ास बात नहीं सुनी गई। पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया? सैर सपाटे किए, सूट टाई पहनी, स्टेक खाया, फिश खाई, तरकारियाँ खाई, बिरयानियाँ खाई, उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक अंग्रेजी का मुहावरा है जो कि पीपल्स पार्टी का और बिलावल ज़रदारी की कैफियत है। उसको कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। उनको समझ नहीं आ रही हमारा मौक़िफ़ क्या है। सबसे अहम बात यह है कि कल फाइनेंस कमेटी भी मैंने बात की और मैंने वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से पूछा कि ये मौजूदा बजट जो पेश किया गया है, ये इस वक्त जो मैं बात कहता था कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है और इसका इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया और बिलखसूस जो अमेरिका का एक्ट था हमला करने का, जिसको हमने शदीद तरीन अल्फाज में कंडेम किया ईरान पे, उसके बाद तो उसका सर्टिफिकेट भी निकल गया और वो अटेस्ट भी हो गया। और मैंने वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और वज़ीर ख़जाना से पूछा कि मुझे बताया जाए और कौन को बताया जाए कि किस एक्सचेंज रेट पे ये बजट बना, क्योंकि अभी रुपए की कीमत में नज़र आ रहा है कि बड़ी तेज़ी से कमी आएगी, उससे आपके कर्जे बढ़ेंगे, सूद आपको देना पड़ेगा, आपका बजट खसारा उधर ही बढ़ जाएगा। तकरीबन 17,000 अरब रुपए के बजट में आधा 50% जो है वो तकरीबन आपकी सूद की पेमेंट है जो बढ़ जाएगी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपका दूसरी तरफ तेल में कीमतें बढ़ेंगी। मैं 12 बार एक बात आपको कर चुका हूँ कि दुनिया में तेल का इस वक्त ज़ख़ीरा 1.2 अरब बैरल है। दुनिया की जो खपत है तेल की वो इस वक्त तकरीबन आपका 10 करोड़ 40 लाख बैरल फी दिन है, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख बैरल फी दिन तेल की खपत है। तेल की पैदावार आपकी 8 करोड़ 40 लाख बैरल पर डे है। तो आप ये अंदाज़ा कैलकुलेशन कर लें तो दुनिया में 10 से 14 दिन तक तेल का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। उसके और इसके दौरान इन दिनों में तेल की कीमत 17-18% जो है वो बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ेंगी, जिससे मज़ीद आपका बहरान आएगा। यहाँ पे ये मैं बात करता चलूँ कि बिलावल ज़रदारी हस्बे मामूल, क्योंकि झूठ बोलता है, झूठ हर जगह पे बोलता है, इमेच्योर शख्स है। उसने बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ और टाइम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त स्पीच की, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ टाइम, ये थी आपका 19 फरवरी 2019 और आपका ये तकरीबन
7:39 मिनट्स का जो मार्क है वहां पे आप देखें तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया था उस पर लिखा था उन्होंने कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मैंने आपको टाइम बता दिया और मैंने आपको डेट बता दी। तो ये तो हो गया ये इसका बिलावल जरदारी का झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, 26 तारीख को हिंदुस्तान ने 2019 को हिंदुस्तान ने बालाकोट पे हमला किया और 27 फरवरी को 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान फजाइया ने वजीर आजम इमरान खान साहब की जो अहकामात थे उसको एग्जीक्यूट करते हुए अभिनंदन का MiG-21 गिराया, साथ उसका एक Su-30 गिराया जो हिंदुस्तान के अंदर गिरा, और हिंदुस्तान ने अपना Mi-17 गिराया श्रीनगर में। यहां पे यह भी मैं कहता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान ने वाज़े तौर पे अपनी स्पीच अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही थी और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे की थी कि मोदी सरकार जो एक फैशिस्ट हुक्मरान है, जाबिर हुक्मरान है, उसने पुलवामा तरह का एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और वो फिर पाकिस्तान को हिट करेगा। और आपने देख लिया कि एग्जैक्ट वही चीज़ हुई। फ़र्क ये था कि शहबाज शरीफ 4 दिन तक तालाब में स्विमिंग करता रहा और वजीर आजम इमरान खान साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कराया और उनके जहाज गिराए। फर्क ये है, वही वेपन सिस्टम हमारी मुसल्लह फौज, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, वो एक बेहतरीन वेपन सिस्टम है, पर वेपन सिस्टम को, हथियार को चलाने वाला भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहादुर लीडर, उसने वो हथियार सलीके से और बहादुरी से चलाया। शहबाज शरीफ की कांपे टांग नहीं थी, वो नहीं चला सका। मैं यहां पे ये भी कहता चलूं ख़वातीन और हज़रात कि इस वक्त आपका जो FATF के बारे में बिलावल ने बात की, तो FATF को, कानून को और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमाद अज़हर साहब थे, उन्होंने कराया था। यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि एक सोलर पैनल पे, ये शमसी पैनल जो होते हैं, इनके ऊपर ने हुकूमत ने 18% टैक्स लगा दिया है, ये 0% था। बिलावल जरदारी बड़ी खुशियां मना रहा है कि ये 10% हो गया। और भाई क्यों हो गया 10%? इसको वापस 0 पे लाओ। हमारे लोगों के पास एक बिजली नहीं आ रही है, लोड शेडिंग हर जगह में, कोई 16 घंटे हो रही है, 8 घंटे हो रही है, 20 घंटे हो रही है। इनको, इन हुक्मरानों को तकलीफ है कि लोगों को मुफ्त बिजली मिले, इनके पेट में मरोड़ यही है। इन्होंने गरीब आदमी का गला घोट दिया है। इनकी गलत पॉलिसी से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से ये कारखाने बिजली के गलत लगे, ये महंगाई इनकी तरफ से आई है। और ये भी मैं कहता हूँ कि आपकी कुव्वत खरीद जो 2022 में 10 अप्रैल 2022 में एक शख्स 1 लाख रुपए कमा रहा था, तो आज वो तकरीबन 44,000 रुपए उसकी कुव्वत खरीद हो गई है। ये हालात है। महंगाई जो है वो कई चीज़ों पर, अशिया खुर्द नोश की 125%, 150%, 175%, 90%, 75%, इस तरह बढ़ी है। यहां पे बिलावल भुट्टो ने कहा है जनाब के सिंध के कनाल्स के हवाले से, मैं बिलावल भुट्टो को याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे वालिद ही बैठे हैं यहां पे। 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन इनिशिएटिव्स की प्रेजेंटेशन हुई और उसने सिंध में कनाल बनाने की इजाजत दी। ये तो हम लोग हैं सारे जो यहां पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये चीज उठाई, मीडिया पे उठाई, दुनिया को बावर कराया कि बगैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले के, बगैर किसी उसके, इन्होंने सिंध का पानी जो है वो उठा के तो चोलिस्तान में ये लेके जा रहे हैं बगैर इजाजत के। आप एक किस तरह सूबे का हक मार सकते हैं? उसके बाद इनको होश आई, हमने रेजोल्यूशन पहले डाली और स्पीकर ने उस वक्त भी डंडी मारी। हमारी रेजोल्यूशन नहीं उठाई, करारदाद और पीपल्स पार्टी की उठाई। पीपल्स पार्टी तो अब
मस्कीन बन रहा है और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। पर हकीकत यह है कि सिंध के लोगों का पेट और उनके पीठ में या खंजर किसी ने खोबा है, वो आसिफ अली जरदारी है, वो बिलावल भुट्टो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और दुनिया उनको पहचान जाए, अपने जो दुश्मन है सिंध के लोगों को उनको पहचान जाए। ये तो सिंध दरिया बचाओ तहरीक निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथी, उसमें अलीम आदिल शेख साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ। मैं GDA में फमीना मिर्जा साहिबा और बाकी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ जो सामने निकले और सिंध बचाओ तहरीक में जो निकले, उन्होंने इस चीज़ को सामने लाया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि आप बात देख लें हुकूमत की गंदम की पॉलिसी। मोहसिन नकवी से पूछे, 4.5 अरब रुपए का स्कैंडल यूक्रेन गंदम का भूल गए क्या? पिछले साल पंजाब का काश्तकार रुल गया वहां पे। उसके बाद अभी मरियम नवाज ने जो पॉलिसी चेंज की, फिर पंजाब के काश्तकारों को महदूदकशों के पीठ में उन्होंने खंजर खोपा और उनका गला काटा। गंदम उधर ही पड़ी है, काश्तकार रुल रहे हैं। उसके बाद सोने पे सुहागा, आप ये देखें कि चीनी सारे ये शुगर मिल ओनर्स हैं। फाइनेंस कमेटी के मीटिंग में मैंने वो आपको लिस्ट भी दी, बड़ी मुश्किल से निकलाई। ये उन हुक्मरानों की शुगर मिले हैं जहाँ पे वो टैक्स की चोरियां कर रहे हैं। और उसके साथ चीनी की एक्सपोर्ट इन्होंने 7,65,734 मीट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी, और इस वक्त 7.5 लाख मीट्रिक टन जो है ये इस वक्त ये इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप चीनी एक्सपोर्ट करते हैं 7,65,000 टन और इस साल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी 2024-25 ये पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में इन्होंने एक्सपोर्ट की थी, अभी इंपोर्ट कर रहे हैं इसी टाइम पे। ये कोई अक्ल मानने वाली चीज है? और इसकी वजह से 50 रुपए किलो चीनी की कीमतों में से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। 190 से 200 रुपए किलो तक चीनी चली गई है। कौन इसका जिम्मेदार है ख़वातीन और हज़रात? इसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो है, इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, और ये सारे लोग हैं। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि आपका जो मुख्तलिफ टैक्स की चीजें हैं वो मैं डिटेल में किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा, पर सिर्फ मैं ये कहता चलूं कि चीनी की कीमतों में जो एक्सपोर्ट हुई है उसकी वजह से जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 2200% हुआ है। ये आपको मैं बता दूं कि ये हकायक है। इस बजट में लुबे लबाब ये डेड ऑन अराइवल मुर्दाशुदा बजट जो है, इसका नुकसान हमारी आवाम को ये होगा कि महंगाई की और लहर आ रही है। ये मिनी बजट क्या, ये मुतअद्दिद मिनी बजट्स लाएंगे और पाकिस्तान का जो हमारी मईशत है उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। हर साल 6,500 अरब रुपए ये टैक्सेस में मतलब बैंकों से लेके तो अंदरूनी मुल्क का जो कर्जा है उसको बढ़ा रहे हैं, उसका सूद भी हमें अदा करना पड़ेगा, हम सारों को अदा करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग इत्तेहादी एक दूसरे के साथ भी ये सीरियस या संगीन नहीं है। ये जिस वक्त असेंबली बनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कि आप दूसरों के साथ क्या हाल करेंगे, तो उनके जो ये इत्तेहादी एक दूसरे के बने हुए उन्होंने कहा हम लोग देखते हैं या वो हमारे पीठ में छोरा खोंबेंगे या हम लोग करेंगे, तो वो ये इनका हाल है। ये मुल्क के साथ संजीदा नहीं है, इनकी कोई वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इस वक्त मैं वाज़े तौर पे कह दूं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए वाहिद एक लीडर हमें चाहिए, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इस रिजीम की पॉलिसी नोबेल पीस प्राइज के हवाले से क्या है वो भी हमें वाजे कर दें, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट भी कौम सुनना चाहती है इनकी ज़बान से। बहुत शुक्रिया जी। करना है सवाल क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना एक बात वजाहत करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने आज फ्लोर पे गलत बयानी की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि हम जो है ना क्या हमला करें,
उसने हमने सबसे पहले कि हमने जॉइंट सिटिंग बुलाई, पार्लियामेंट को बुलाया और पार्लियामेंट में इमरान खान ने पूरा केस रख दिया। उसमें उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, जो पार्लियामेंट चाहती है। जो डिसीजन हुई थी वो पार्लियामेंट का मुत्तफ़िका मुश्तरका डिसीजन था। मैं स्पीकर से मुतालबा करूंगा कि उसके मिनट्स इशू करवाएं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूज आदमी, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफ़ा बजट में स्पीच किए, एक तरफ वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है ना एग्रीकल्चर के किसानों का बदहाल है, बुरा हाल है और उसके इस्तेसाल हुआ है। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो हुकूमत के इत्तेहादी हो। अगर तुम्हें कोई कंसर्न है तो क्लोज मीटिंग में आप अपना नुक्ता नज़र दिया करें ना। आप असेंबली में आवाम को भी कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम तो आपके लिए, सदर आपका वालिद, चेयरमैन सेनेट आपका, सिंध में आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत, पूरा 50% शेयर आपका हुकूमत में। क्या ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? दोगली पॉलिसी, मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो का रवैया अगर ये समझता है कि इस तरह अच्छी इंग्लिश बोल के वो कोई बहुत बड़ा लीडर बनता है, वो इंग्लिश बोल के नहीं, लीडर वो होता है जो जेन्युइन लोगों से निकलता है, अवाम से निकलता है, जिसको अवाम के मसाइल का अदराक होता है। तुम डबल स्टैंडर्ड करते हो। तारीख में जितनी करप्शन की तारीफ की है वो आपके वालिद साहब है। अगर किसी ने करप्शन का तस्वर पेश करना और जरदारी का फोटो लो, क्या सब लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब करप्शन, जरदारी का चेहरा करप्शन का चेहरा है। तो वो जो बात कर रहे हैं, भाई इमरान खान ज़मीर का कैदी है। अगर वह आज जेल में है तो वो जेल में इसलिए नहीं है कि उसने कोई गलती की है, उसने कोई गबन किए। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो सियासी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ हो रही है। हम सिर्फ समझते हैं कि अदालतें सिर्फ मेरिट के मुताबिक केसेस दे के, हमें कोई इमरान खान की रिलीफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेरिट चाहिए, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप देखेंगे इमरान खान कल निकलेगा। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते। आप कहते हो कि जी हम जो है ना जहाँ कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा नहीं। आप हमने तो आपकी आवाज़ें सुनी है, आपकी चीखें सुनी है, आपकी चीखें तो अभी तक हमारे कानों के, आप सब तो इसकी गवाह हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे, जस्टिस पे, अपनी लीडर के लिए और अपनी तमाम लीडरशिप के लिए चाहते हैं। हम एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारी सबसे पहली, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। हम सब ने इधर ज़िंदगी बसर करनी है, अब ये हमारा धरती है। हम अपने मुल्क के लिए अरहद तक जाएंगे, हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि आपके नोट्स में लाएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे एहतजाज क्यों किया। हम ये समझते हैं कि इंडिया पे, ईरान पे, इजराइल के ख़िलाफ़ आज जो पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है PTI की कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकसुई के साथ हो। हम समझते हैं आज पाकिस्तान की वो वाइटल डिप्लोमेसी पे और आज पाकिस्तान के दिफा के लिए और सिक्योरिटी पे जो हम कोशिश करते रहे कि यकसुई हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कोशिशों के बरखिलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दरार डाल दी है। हम असम्बली के फ्लोर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने टाइम मांगा, जो कि हमारा हक है। पहली मर्तबा उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे माइक मिला और अभी जब की बात शुरू करने लगे कि उसको ख़त्म किया गया और फिर फ्लोर फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया, जबकि उसका एजेंडा नंबर 3 था, बाद में बात करनी थी। उमर साहब ने ये पॉइंट आउट करना था कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो यकजहती पैदा करे। बावजूद इसके हमने यकजहती के लिए कोशिश की कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। पाकिस्तान का जब सवाल आ जाता है तो उस पर सियासत ना करो। आज आप लोगों ने पाकिस्तान पर सियासत की जो बहुत गलत है। आज आपने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे सियासत की। हम आपको इतना पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि इंडिया, अगर आप समझते हैं कि वो हार चुका है, तो वो हारे हुए इंडिया ने 49 ममालिक के दौरे किए, 6 ग्रुप बनाए और 6 के 6 ग्रुप अपोजिशन से गए। आपने तो एक ग्रुप भी नहीं बनाया, आप तो खुद गए।
और आपकी डिप्लोमेसी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान किसी फोरम पे नाकाम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी हमारी कामयाबी है, अवाम की कामयाबी, जमहूरियत की कामयाबी है, इस ईवान की कामयाबी है। लेकिन आपकी किसी भी मुलाकात पे कोई जॉइंट प्रेस रिलीज नहीं आया। जिसके साथ आप मिले उसने आपके साथ खड़े होकर के आपका प्लीज सपोर्ट नहीं किया, जो हम समझते आपकी नाकामी थी। आपने अपोजिशन का एक मेंबर साथ नहीं रखा। हम फैसला करते आपके साथ जाना है कि नहीं, और हम ये भी फैसला करते कि हम खुद जाए। लेकिन इंडिया से आपने करना था। अगर इंडिया 49 कंट्रीज़ के लिए 6 ग्रुप बनाते तो आप 100 ममालिक के लिए 12 ग्रुप बनाते। हम उससे ज़्यादा स्ट्रगल करते, वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, हम ज़्यादा करते। मैं उनको एक बात याद दिलाऊं, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जब सबसे ज़्यादा इशू आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई, तो नेहरू वज़ीर आज़म था। नेहरू ने जब सबसे पहले कैबिनेट का इजलास करना था तो उसने इजलास की सदारत नहीं की। उसने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आज आप आ जाओ और मेरे कैबिनेट की आप सदारत करें। माउंटबेटन खुद हैरान हो गया कि नेहरू मुझे क्यों कहता है। उसने कहा अब आप तो मैं वाइसराय इस तरह नहीं रहूँ, आप वज़ीर आज़म हैं। उसने कहा नहीं, हम हमेशा एहतजाज करते थे आप लोगों के खिलाफ, लेकिन आज जब मैं वहाँ बैठ करके सदारत करूँगा, मैंने अपने लोगों को इकट्ठा करना है। उनके दिल में ये बात ना आए कि मैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और इनको अलग करने को कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सदारत करें ताकि आप हमारे लोगों को इकट्ठा करें। ये इंडिया की लेगेसी उनको मिली है और हमने आपके साथ कोशिश की, और आपके साथ नहीं, ये हम मुल्क के साथ कर रहे थे, अवाम के साथ कर रहे हैं। वरना हम नहीं समझते कि तुम में से एक के पास भी अवाम का मैंडेट है कि इस हाउस में रहे। और हम सही गए, अगर आपके पास अवाम का मैंडेट होता तो आप पाकिस्तान पे सियासत न करते, आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करते। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ना कि अपोजिशन की। जबकि हम ये रोल प्ले करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हों, ईरान पे हम इकट्ठे हों, कश्मीर पे हम इकट्ठे हों। कश्मीर पे 2 मरतबा इंडिया ने कोशिश की। जब जिनेवा में ह्यूमन राइट्स के पास चला गया, उस वक्त जब जिनेवा में हुआ तो उन्होंने जाके भेजा, वाजपेयी को भेजा कि आप जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करो। वो अपोजिशन लीडर था। और जब वाजपेयी वजीर आजम बने और इंडिया में पाकिस्तान का इशू यूएन में आ गया, तो वाजपेयी ने सोनिया गांधी को भेजा कि आप जाए, आप वहाँ रिप्रेजेंट करें। हमने इतनी बड़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। लगता है और लगता नहीं है, ये हकीकत है कि न सिर्फ ये कि आप पाकिस्तान की सालमियत, इस लगता यूँ ही है कि आप इवन पाकिस्तान के इस डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के इन मेजर इशू के भी खिलाफ है। ये बड़ा अफसोस है। एक सेकंड जी, एक सेकंड शिराजी साहब, और उमर साहब अभी अपनी पूरी बात इंशाल्लाह ताला 3 o'clock दोबारा सेशन होगा। उमर साहब को हमने एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी का राइट था। उमर साहब को वो मिलना था, माइक मिलना था, उमर साहब ने ये सारी बातें करनी थी। अभी दोबारा हमें मिलेगा। ये जमहूरियत में होता है, ईवान के अंदर आप प्रोटेस्ट भी करते, एक दूसरे को सुनते भी है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो आप ज़रूर इकट्ठे होते हो। लेकिन हम खड़े थे। उमर साहब इंशाल्लाह अपना पूरा व्यू असम्बली के फ्लोर पे भी देगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे एक सिर्फ वाजे कर दूं कि बिलावल भुट्टो बड़ी वो कर रहा था, एडवाइस दे रहा था, तो वहाँ पे ये मैं वाजे कर दूं, कई नौजवान यहाँ पे हैं इस वक्त मीडिया में, कि अल जुल्फ़िकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिलिटेंट और टेररिस्ट विंग थी। नंबर 1, ये वही विंग थी जिसने आपके अफगानिस्तान में एक मेजर साहब को, जो PIA का जहाज़ हाईजैक हुआ, उस पे गोली मार के जहाज़ से शहीद करके फेंका था। ये भी याद करें। दूसरा, इजाजुल हक साहब यहाँ पे MNA हयात हैं, उनके वालिद साहब का C-130 इधर से एक बार उनका जहाज़ उड़ा था, तो अल जुल्फ़िकार के एक शख्स ने सरफेस टू एयर मिसाइल रूसी साहब का जो था, अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी, SAM-7 मिसाइल के साथ मिसाइल फायर किया था, पर वो सूरज की तरफ, हीट सीकिंग मिसाइल था, वो सूरज की तरफ निकल गया, तो जहाज़ जो है वो बाल बाल बचा था।
तो ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी मैं रिकॉर्ड पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जनाब। सर हैदर शराजी, सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे तनकीद तो की जा रही है, लेकिन आज ऐसा लगा कि ऐवान में आपने उनकी मुकम्मल तकरीर उन्हें करने देनी है। उनकी पूरी तकरीर के दौरान आपने एक प्रोटेस्ट नहीं किया। बिल्कुल किया, हम लोग हमारे सारे साथी उठे। जी, वज़ीर खजाना की तकरीर पे सिर्फ आपके साथ जो कमिटमेंट हुई थी गुफ्तगू की, उस वजह से आपने प्रोटेस्ट किया, वरना बिलावल को आपने फ्री हैंड दिया कि खुल के खेलो। बिल्कुल गलत शिराजी साहब, काश आप दोनों चीज़ें सही तरह प्रोजेक्ट करते तो बेहतर होता। आप हमारे छोटे भाई हैं, पर बिलावल की तकरीर पे भी हमने तनकीद की और उठे और शोर किया, और जिस वक्त हमें माइक नहीं मिला तो उस वक्त हमने जो औरंगजेब खान है उसकी तकरीर पे भी आके हमने ठीक ठाक वहाँ पे मुजामत की। और आपने देखा कि ऑपोजिशन के साथ, हकीकी ऑपोजिशन हम लोग हैं, ये बिलावल और ये लोग तो नहीं है। ये कभी क्या कहते हैं, कभी पाव, कभी क्या कहते हैं वो तोला, कभी माश, इनको समझ नहीं आती। कभी ये कभी चटाकी बन जाते हैं, कभी ये पता नहीं क्या बन जाते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। जी नेक्स्ट। देखिए, मैं सिर्फ एक ऐड करूँ, बिलावल ने जो पहले तकरीर शुरू कर ली, पाकिस्तान की बात की, तो उस पर सारा हमने सुना है। जब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए उस पर बाकी एहतजाज हुआ है, सीरियस एहतजाज हुआ है। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हम उस पर कर रहे थे, उमर साहब को एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकर साहब ने माइक खोल दिया, उन्होंने उनको दे दिया, और उसके बावजूद भी जब तकरीर करने नहीं दिया तो हमने इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप अभी एजेंडा आइटम उठा लें। वो एजेंडा आइटम नंबर 3 है, एजेंडा आइटम नंबर 3 था और उसने क्लोजिंग करनी है बाद में, इसलिए उमर साहब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले था, तो हमने इसलिए ये एहतजाज किया और ये हमारा हक है। और बिलावल जरदारी अपने जहन में ये देखिए, पीपल्स पार्टी का एक मकसद है। इसके वालिद को, आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता है, ये इनके DNA में है। तो ये हुकूमत के साथ अपना रेट ठीक कर रहे थे, तो इन्होंने ये शोशा शुरू किया हुआ था कि हम लोग बजट पे तनकीद करेंगे। ये सारा नूरा कुश्ती थी, अपना रेट ठीक कर रहे थे। पब्लिक टीवी सर ये बताइएगा कि मुसलसल आपके साथ ऐसा हो रहा है, एज अपोजिशन लीडर कभी आपकी स्पीच कट कर दी जाती है, नहीं दिखाई जाती, आज माइक नहीं आपको दिया गया। नेक्स्ट आपका लायामल क्या होगा? क्या जो स्पीकर है उनसे आप मिलेंगे, जाती तौर पर आपकी जमात जाएगी? दूसरा, नोबेल प्राइज के लिए हुकूमत ने नामजद कर दिया, उधर से अमेरिका ने हमला कर दिया, तो सर आप ईरानी एम्बेसी भी गए, वहाँ पर यकजहती का इजहार भी किया। पाकिस्तान से ईरान को क्या क्या तवक्कुआत हैं आपकी? उनसे बात भी हुई है और आज वो PM से भी सुनाए गए, क्या लायामल होगा? बहुत अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। सबसे पहली चीज मैं तो समझता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है एजाज का कि रिजीम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, उस टाइटल से इतनी खौफजदा है। उमर अयूब का कोई हैसियत नहीं है। मैं एक अदना रुकन हूँ, सिपाही हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म इमरान खान के सपाई से रिजीम, जिसके पास ये हाइब्रिड रिजीम, जिसको ख्वाजा आसिफ कहता है, ये सब के सब इतने डरते हैं, खौफ करते हैं कि वाईफाई भी बंद करते हैं। आप साथियों को अलाउ नहीं करते कि आप अपने मोबाइल फोन्स में जाके उधर टिकर्स बना के प्रेस गैलरी से भेजें। पूरा निज़ाम बंद कर देते हैं। और जिस वक्त वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर बात करता है तो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाइस फ़ख्र बात है कि इनको हमसे खौफ है और ये हम लोग खौफ दिलाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक बात है। नंबर एक बात, एक सेकंड मैं बात कर लूँ जी मुकम्मल। दूसरी अहम बात मेरी बहन, आपने पूछा नोबेल पीस प्राइज का, यही तो हमने आज सवाल उठाना है और मैंने ट्वीट भी किया है कि हमें बता दिया जाए कि 21 जून 2025 को ये रिजीम, ये हाइब्रिड रिजीम नॉमिनेट करती है नोबेल पीस प्राइज के लिए। और आज मतलब कल, गुज़िश्ता कल अमेरिका का हमला होता है तो हमें बताए कि मौक़िफ़ क्या है, फ्लोर ऑफ द हाउस में बताए। वो तो हमने नहीं बताना ना, हम तो अपोजिशन है, हमारी तो वो शक्लें नहीं देखना चाहते हैं, हमें तो वो गोली मारना चाहते हैं। उनका गोलियां भी मारी हैं, डी चौक में गोलियां मारी हैं, ये शेल लगे हैं, ये छाती पे हमें लगे हैं शेल, पीठ पे लगे हैं, हम सारों को अरेस्ट किया गया। हमें तो वो देखना नहीं चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। पर कौम को तो बता देना, ये झूठ क्यों बता रहे हैं? मईशत का मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बजट का तो डेड ऑन अराइवल बजट जो है, इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू भी हो गया और अटेस्ट भी हो गया।
जी एक सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। देखो, नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी है, न उस कमेटी में कोई हुकूमत किसी को नामिनेट कर सकती है, न किसी हुकूमत के नामिनेशन को वो कमेटी कंसिडर कर सकती है। अगर हुकूमत नामिनेट करती और हुकूमत के नामिनेशन पे नोबेल प्राइज़ जाती तो मेरा ख्याल है सारे लीडरों को अब तक मिल चुके होते। रात को पॉलिटिकल कमेटी में आप लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग बजट जो है वो मंजूर करने जा रहे हैं, तो क्या ये जो माइनस इमरान फार्मूले की बात हो रही थी, क्या उस पर तो अमल नहीं शुरू हो गया? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इम्प्रॉपर सवाल इसलिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कल मुत्तफ़िका एक फ़ैसला किया और उसकी मैं वजह बता दूँ कि उनको मालूम है कि इस वक्त जो आपकी ये हाइब्रिड रिजीम है उनकी आंखों में एक ही कांटा लगा हुआ है, वो है आपका सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बजट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हम 4-5 साथियों को कहा कि ये मुझे आके ब्रीफिंग देंगे और फिर उसके बाद ये होगा। अभी सिचुएशन ये है कि हमें वो मिलने नहीं दे रहे, बजट का टाइम भी गुजर रहा है, तो हम लोग क्या करें? दो सूरत हाल है ना। एक सूरत हाल ये है कि हाथ पे हाथ धर के और बजट को एक्सपायर होने दें और बैठ जाएं और इनको अलाउ करें कि हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म करें और कोई और ही करें। अदालतों का तो यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पे अदालतें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद हमारे रिजर्व सीट केस में मैं सुन रहा था तो हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनसे कह रहे थे कि जी आपने फिर पीटीआई का निशान क्यों नहीं लगाया? ओ भाई हमारा तो हमें तो सफ़ाए हस्ती से इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया था, हमारा निशान ही उड़ा दिया था। हम सारे जो हैं हमारे मेरे 3 नॉमिनेशन पेपर हरीपुर में मैं खुद क्या कहते हैं गायब था, मैं तो था ही नहीं और हाइडिंग में था। मेरे 3 नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो फाड़े गए, मेरे साथियों को उड़ा दिया गया। सर कैसर साहब के साथ, बैरिस्टर गौर साहब के साथ ये हुआ। हम लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे जो हम लोग निशान पे हाथ लगाते थे कि हमें ये दो, वो भी हमें नहीं देता था। उन हालात में हमने इलेक्शन लड़े और जीते। तो ये वो हालात हैं, सिचुएशन इवॉल्व होती है। आज हमारी कल मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसी वाक़े है कि असम्बली तहलील करो। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। वही होगा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहेंगे। कोशिश है कि पीटीआई को सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार करें। वो हुकूमत इस मामले में बड़ी कामयाब नजर आई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के बाहर लोगों पे अपोजिशन जमातों को अपने साथ नहीं मिला पाई। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताएं कि उमर अयूब खान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्यों नहीं बैठा चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए और इमरान के लिए, ताकि आईनी तौर पर ये प्रोसेस शुरू तो हो। और तीसरा ये भी बता दें कि उमर अयूब खान की टेबल क्यों कटती है जबकि बाकी जब लीडर तकरीर कर रहे होते हैं तो हमें मुफावत की बड़ी अच्छी फिजा नजर आ रही है, ना कोई वॉकआउट हो रहा है, ना कोई शोर शराबा हो रहा है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कोरम की निशानदेही नहीं हो रही है। सिर्फ वो अगर कोई आवाज़ निकले तो की आवाज़ आती है हमें बस। लेकिन उमर अयूब खान की जो तकरीर हो रही है तो 4.5 घंटे तक केवल कटी है। फिर आप खुद समझदार हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया हम एक अदना वर्कर हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के। सच जो है वो सारों को कड़वा लगता है और हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे और मुकाबला करेंगे और सच बोलते रहेंगे चाहे जो मर्जी हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की जी कि आपका सवाल था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और सियासी तन्हाई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारी स्ट्रीट पावर हर जगह पे है। हम लोग अपने लीडर की कॉल का इंतज़ार करें, जब वो कहेंगे हम लोग मोबिलाइज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमें तो गोलियां हमने खाई है, डंडे खाए, गोलियां स्ट्रेट फायर, मशीन गन फायर खाया है। तो इससे आगे क्या है? इससे ऊपर हम पे सिर्फ एक चीज़ है कि आर्टिलरी स्ट्राइक करें और एटम बम भी हम पे फेंकते हैं। बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं ना, तो खाने से हम पे वार किया जाए और एटम बम चला दें हमारे।